नमस्कार साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट अपने लीगल चैनल BM शाह AGP लॉ नॉलेज की तरफ से आप सभी को संध्या कालीन के अवसर पर नमस्कार। साथियों, आज दिन पर दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लंबे समय तक एक दूसरे अपने लव रिलेशन में रहे, लेकिन कुछ दिन बाद यह कह के कि शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश 20 दिसंबर 2020 को दिया था, जिसमें यह माना गया था कि शादी के वादे को प्रलोभन नहीं माना जा सकता है जब यौन संबंध अनिश्चित समय तक बनाए गए हों। बलात्कार का मामला शादी के वादे को प्रलोभन नहीं माना जा सकता जब यौन संबंध अनिश्चित समय तक बनाए गए हों। यह सहमत मानी जाती है और जब यह सहमत मान ली जाती है यदि कोई बालिग औरत के द्वारा कोई रिलेशन किसी व्यक्ति से बनाया जाता है और जिसको लंबे समय से विरोध नहीं किया जाता है, तो यह कंसेंट की श्रेणी में आता है और जिसके लिए धारा 376 लागू नहीं है। शादी के वादे को समय की लंबी और अनिश्चित अवधि के लिए सेक्स में लिप्त होने के लिए प्रलोभन नहीं माना जा सकता है। यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर को एक महिला के तरफ से दायर उस अपील को खारिज कर दिया जो 640 दिन की असाधारण देरी के बाद ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ दायर की गई थी। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के 24 मार्च 2018 के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के तहत अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों से उसे बरी कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 417/376 के तहत दंडनीय अपराध है। मामले की पृष्ठभूमि 15 अगस्त 2015 को अपीलकर्ता ने PS मालवीय नगर में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 417/376 के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला लगभग पूरी तरह से शिकायतकर्ता की गवाही पर निर्भर था और शिकायतकर्ता की गवाही का विश्लेषण करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि वह अभियुक्त के प्रति सच्चा स्नेह रखती थी। पहली बार में शारीरिक संबंध स्थापित करने में उसकी सहमत लेने के लिए अभियुक्त ने उससे शादी करने का वादा नहीं किया था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा, शादी की बातचीत यदि कोई हुई भी है तो वह अभियुक्त और पीड़िता के बीच अंतरंग शारीरिक संबंध बनाने के बाद हुई।
पीड़िता के अनुसार आरोपी की एक महिला के साथ शादी के होने पर भी उसने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। उसने अपने गवाही में बताया था कि कुछ समय बाद आरोपी के एक अन्य लड़की के साथ संबंध बन गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पीड़िता ने उसके साथ अपने संबंध जारी रखे थे। इस तरह ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 417, 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया था। हाई कोर्ट का अवलोकन हमें ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई दुर्बलता नहीं मिली है। यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत के साथ साथ उसकी गवाही पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के साथ उसके संबंध सहमतिपूर्ण थे। उसका यह आरोप कि उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती क्योंकि वो गलत बयान वादे के आधार पर प्राप्त की गई थी, स्पष्ट रूप से विश्वसनीय नहीं है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019 SCC ऑनलाइन SC 1073 के मामले में माना था कि IPC की धारा 375 के तहत सहमत में प्रस्तावित अधिनियम की परिस्थितियों, कार्यों और परिणामों की एक सक्रिय समझ शामिल है। एक व्यक्ति जो विभिन्न वैकल्पिक कार्यों के साथ साथ इस तरह के कार्य या निष्क्रियता से निकलने वाले परिणामों मूल्यांकन के बाद एक कार्य को करने के लिए एक उचित विकल्प बनाता है, तो वह ऐसे कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देता है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि क्या सहमति को शादी करने के वादे से उत्पन्न तथ्य की गलतफहमी के आधार पर लिया गया था। यह स्थापित करने के लिए दो कथन साबित किए जाने चाहिए थे। पहला बात यह था साथियों कि शादी का वादा क्या झूठा वादा था जो बुरी नीयत के साथ किया गया था। दूसरा साथियों, जिस समय यह वादा किया गया था उस समय भी इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। जब ऐसा बात हो तब उसका शादी का झूठा वादा माना जाएगा। झूठा वादा अपने आप में तत्काल प्रासंगिकता का होना चाहिए और यौन कृत्य में संलग्न होने के लिए महिला द्वारा लिए गए निर्णय के साथ साथ इसका सीधा संबंध होना चाहिए। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी के वादे का प्रलोभन देना और पीड़ित द्वारा इस तरह के प्रलोभन का शिकार होना एक पल के संदर्भ में समझा जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक ऐसा अंतरंग संबंध जिसमें समय की एक महत्वपूर्ण अवधि में यौन गतिविधि भी शामिल थी वो अनैच्छिक था। ऐसा संबंध स्नेह के कारण नहीं बल्कि केवल शादी के लालच के आधार पर जारी रखा गया था। अंत में यह देखते हुए कि वर्तमान अपील भी 640 दिन के एक असाधारण देरी के बाद की गई है, अदालत ने कहा कि अपील में कोई मेरिट नहीं है। इस प्रकार इस अपील को मेरिट के साथ साथ देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया। यह मामला यक्स बनाम राज का था। चूँकि पीड़िता का नाम छिपाया जाता है इसलिए केवल यक्स नाम दिया गया है। अभी आज ही बहन के माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय जोशी जी के यहाँ एक मामला सामने आया जिसमें पीड़िता ने लिखित रिपोर्ट करके
यह कहा कि उसके साथ आरोपी जो कि एक मुसलमान है, उसने उसे जब वो अपना बैल लेने के लिए अपने लड़की के साथ गई थी तो उसे वहाँ उसका मुंह बंद करके पटक कर उसके साथ बलात्कार किया था। और इसकी लिखित रिपोर्ट, जबकि वो उक्त औरत जो है पढ़ी लिखी 8वीं पास लड़की है, उसने लिखित रिपोर्ट थाने में दिया। उस थाने में रिपोर्ट लिखने के बाद विधिवत उसका महिला पुलिस द्वारा बयान लिया गया, जिसमें भी उसने बताया कि उसका मुंह पकड़ करके आरोपी पटक कर बलात्कार किया। उसकी लड़की चिल्लाई तो पीड़िता की माँ, जो कि घूमने के लिए अपने लड़की के यहाँ आई थी, उसे देखकर वो भाग गया। लेकिन पीड़िता ने बाद में पीड़िता ने 164 के कथन में अपने बयान में हर जगह बताया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन साथियों, आज इतना बड़ा धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग हो रही है कि वही औरत जो है आज कह रही है कि उसके साथ साधारण लड़ाई हुई थी, मैंने बलात्कार का कोई रिपोर्ट नहीं दिया था। इस तरह से साथियों, वह आरोपी जो कि विगत 7 महीना के लगभग न्यायिक हिरासत में था, और यदि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है तो 2 मुद्दा बनता है साथियों कि या तो उस लड़की के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस औरत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो एक बेगुनाह को झूठे बलात्कार जैसे जघन्य और गंभीर अपराध में ढकेला। कुछ अपने न्यायिक प्रक्रियाओं में यह कमी है कि केवल लड़की का ही सुना जाता है, वो चाहे सही बोल दे, वह क्यों रिपोर्ट की, क्यों माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दिया, क्यों पुलिस के समक्ष बयान दी, क्यों मेडिकल रैप के संबंध में मेडिकल कराने के लिए तैयार हुई। इन सब चीज़ों को यदि कोई साक्षी झूठ बोलता है तो न्यायालय जो है उस पर विचार नहीं करता है। वास्तव में ऐसे फरियादियों के खिलाफ, ऐसे पीड़िताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि ये इसी मामले में उसकी लड़की ने स्वयं बताया, जो एक नाबालिग लड़की 11 साल की थी, उसने स्वयं बताया कि उसके माँ के साथ गलत हुआ और उसे पटक कर उसके साथ गलत कार्य किया गया। और उस पीड़िता की माँ जो कि सियानी थी, उसने स्पष्ट बताया कि मेरे सामने वह गलत काम आरोपी कर रहा था और मैं जब ही पहुंची तभी वो भाग गया। इस तरह से झूठे केस भी नहीं होना चाहिए। यदि उसको पटना है, अगर पैसा ले करके इस तरह से पटा जाएगा तो कहाँ पर न्याय होगा। उसका न्याय, यदि झूठा मामला था तो 7 महीना तक अगर वो जेल में रहा तो उसकी क्षति, समाज में प्रतिष्ठा नहीं गिरी, उसको दोषी नहीं माना गया कि इतना दिन जेल में रहा, अपने परिवार से, बाल बच्चों से, अपने काम से दूर रहा, क्या उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो ये कहना है साथियों, इस तरह से बदलने पर जो पीड़िता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी एक न्यायालय में इसी तरह से हुआ, एक औरत ने झूठा आरोप लगाया था और जाके बदल गई थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश पारित किया गया कि इतना दिन जेल में रहा, साल भर, अब उसको 5 लाख रुपया वो क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। इस तरह से अगर आदेश होगा तो किसी भी व्यक्ति पर झूठा बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जाएगा। साथियों, अभी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सज़ा हुई थी। एक मामला है साथियों गुरुग्राम
युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व उससे लाखों रुपए ऐंठने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 साल की कैद 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुणे की एक युवती ने वर्ष 2020 की 3 सितंबर को पुलिस आयुक्त को एक शिकायत दी थी कि जीवनसाथी.com पर दिल्ली के राजीव ने अपना प्रोफाइल अपलोड किया था, जिसमें उसने स्वयं को तलाकशुदा दिखाया था। प्रोफाइल में दिए मोबाइल नंबर पर उसकी राजीव से बात होती रही। वह मार्च माह में गुरुग्राम में अपनी मां को छोड़ने के लिए आई थी। उसकी वहां राजीव से मुलाकात हुई और वह दोनों कई दिनों तक एक साथ रहे, जिससे राजीव पर उसका विश्वास बन गया। इस दौरान राजीव ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। राजीव उसकी माता से मिलने भी आया, युवती से शादी करने का आग्रह भी किया। उसने बताया कि वह चाय का कारोबार करता है। उसने उसे झांसे में लेकर 5,17,366 रुपये अपने भाई पंकज के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए। यह सब कार्य विश्वास पर ही हुआ, लेकिन इसके बाद उसने शादी के लिए आनाकानी शुरू कर दी। वह और जानकारी लेने के बाद राजीव के दिल्ली स्थित मकान पर गई। वहां पर वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुलिस थाना सदर ने 3 सितंबर 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह पेश किए। उनने आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध हो न पाते हुए अदालत ने 10 साल की कैद और 50,000 रुपये की जुर्माना की सज़ा सुना दी। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी निर्देश पारित हुआ। इस तरह से साथियों, रैप के मामले में भी कई तरह की बातें आती हैं। अभी लखनऊ में शादी का झांसा देकर रेप रुपए भी लिए युवती ने प्रेमी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल तक प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने प्रेमी पर एक दफ़े 10 और एक दफ़े 30,000 रुपये नकद लेने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती ने एक युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसाकर करीब 1.5 साल तक शारीरिक शोषण किया। आरोप के मुताबिक आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देता रहा। पीड़िता ने आरोपी पर मंदिर में जाकर बगैर किसी विधि के मांग में सिंदूर डाल शादी का नाटक करने का आरोप भी लगाया। जानकारी के मुताबिक यह मामला राजधानी लखनऊ के बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। उसके बाद वो फरार हो गया। आरोपी का नाम प्रेम सिंह बताया जा रहा है। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेमी शादी से मुकर गया। पीड़िता ने बताया कि युवक ने पहले तो अपनी बातों से उसको प्यार में फंसाया, फिर अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल तक प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने प्रेमी पर एक बार 10,000 और एक बार 30,000 रुपया नकद लेने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि इसके बाद युवक फरार हो गया। किसी तरह जब उसे प्रेमी का पता चला और बात की तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरा तुम्हारा कोई लेवल नहीं है।
पीड़िता के मुताबिक उसने आवाज़ उठाई और पुलिस से शिकायत करने के बाद कही तो उसके साथ परिजनों पर दबाव बनाए जाने लगा। जब शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने दूसरे पक्ष को थाने में बुलाया, लेकिन वे नहीं आए और ना ही कोई कार्रवाई की गई। युवती ने अपना वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाला तो 15 दिन बाद बक्सी का तालाब थाने की पुलिस ने मजबूरन मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित लड़की का यह भी कहना है कि आरोपी ने उसे कई बार धमकाया और कहा कि उसके चाचा उसी थाने में सब इंस्पेक्टर हैं जिस थाने में वो शिकायत लेकर जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पीड़िता ने आरोपी के वकील पर भी कार्रवाई न करने की बात कहकर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़िता के पिता ने भी ऊपर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने परिवार को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की जान को खतरा बताया और कहा कि ये दबंग लोग हैं, उनकी बेटी को सुरक्षा प्रदान की जाए। डिप्टी एसपी नोवेल शुक्ला ने बताया कि लड़की का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। आईपीसी की धारा 376, 406 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इस तरह से साथियों हमारा कहना है कि शादी का झांसा दे करके अगर कोई बलात्कार किया जाता है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह शादी का झांसा देने वाला क्या वास्तविक शादी का झांसा दिया था या बेवकूफ़ बनाया था या झूठा बोला था, उसकी बदनीयती का पता चलना चाहिए। तब हो सकता है कि शादी का झांसा दिया हो, शादी की बात कही हो, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि इसका रवैया सही नहीं है तो शादी से मुकर गया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने शादी का झांसा दिया। साथियों, हमारा कहना है कि कुछ दिन रहने के बाद, लिव इन रिलेशन में रहने के बाद कुछ लोगों को पता चलता है कि वास्तव में जिसे मैं शादी करने की बात कर रहा हूँ उसका रवैया क्या है। इस तरह से साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनें, और जहाँ भी कुछ गलतियाँ हों, कुछ हो, उसको भी माफ़ करें। मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप कुछ कानूनी राय हमसे चाहेंगे तो यथासंभव जितना हो सकेगा देने का मैं प्रयास करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9826310378। हाँ साथियों, आप सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरा जो कोई भी नया वीडियो जाए उस पर उसे आप सुने और हो सकता है कि आपको कुछ काम आवे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।